हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे बड़े ही अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो वही बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोग की। ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए, फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई। तो भाई मेरी भी व्यस्तता बढ़ गई, मेरा भी शेड्यूल बिजी हो गया। ऑफलाइन स्कूल सिलेबस का कंप्लीसन, फिर ऑफलाइन मेरी कोचिंग्स। ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे नाराज़ होंगे कि सर ने इतने दिनों बाद, सर इतने दिनों बाद कहाँ तक थे, इतने दिनों तक कहाँ थे, इतने दिनों बाद आप वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है। तो हमारा लास्ट जो डिस्कस टॉपिक था वो क्या था मेरे दोस्त? लास्ट हमने पढ़ा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उस बीच कुछ ऑनलाइन लाइव सेशंस चल रहे थे जिसमें हम नेशनल इनकम्स पढ़ रहे थे। तो हम इकोनॉमिक्स पे बहुत जल्दी आएंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस कब से आएंगी, तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और मैं पहले ही अभी बता दूं ताकि किसी को नाराजगी ना रहे कि इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेंगी। बेसिकली वो रात में हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो रिटायरमेंट और डेथ हमारा कंप्लीट हो गया है। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है। सैंपल पेपर पे भी देखो भाई, मैंने अभी डिस्कस नहीं कर पाया कि क्या मार्क्स का वेटेज है, क्या सिस्टम है, क्या शेड्यूल है, वो भी अभी मैं नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। तो उसके लिए भी गुस्सा नहीं होना है तुमको। ठीक, एक मिनट। देखो भाई, कुछ तो हो रहा है गड़बड़। चलो, हाँ। तो उस पर भी गुस्सा नहीं होना है, वो भी जल्द ही डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बिजी भी था अपने दूसरे चीज़ों में, थोड़ा सा कुछ घर परिवार के भी काम थे। तो अब आज हमारा जो, हम बिल्कुल समय तुम्हारा बिना नुकसान किए हुए हम शुरू करेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो वेटेज दिखा रहा है बोर्ड में, वो 5 to 7 मार्क्स एट मैक्स दिखा रहा है, जिसमें रिटायरमेंट के साथ ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है। तो इत्मीनान से किसी एक दिन हम, सबसे पहले तो आपका सैंपल पेपर जो अकाउंटेंसी का है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मगर आओ आज हम शुरू करते हैं जो कि हमको पढ़ना है। और हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है बेटे अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा जो पढ़ना बाकी रह गया है पार्टनरशिप में, वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन। तो मेरे भाई सबसे पहले बातचीत, डिसॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिसॉल्यूशन? तो डिसॉल्यूशन का मतलब होता है मेरे दोस्त कि क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर बेसिकली। अब फर्म का डिसॉल्यूशन है तो क्लोजर ऑफ फर्म। ठीक है। अब फर्म मतलब क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपको क्या करने जा रहे हो तुम बेटे? बिजनेस को तुम बंद करने जा रहे हो। तो बिजनेस जब बंद होता है तो हम क्या करते हैं? जब बिजनेस चलता रहता है तो हमारे साथ क्या चीजें होती हैं? हमारे पास ये एक बैलेंस शीट नाम की चीज है क्लास 11th से। ठीक है। तो बिजनेस में जब हम चलता रहता है तो जो हमारे पास क्लास 11 से बैलेंस शीट नाम की चीज है इसमें, ठीक है, एक तरफ होती हैं लाइबिलिटीज और दूसरी तरफ होते हैं एसेट्स। तो जब बिजनेस हम बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे? चूंकि आप पार्टनरशिप बिजनेस में है, सेपरेट लीगल एंटिटी तो यहाँ है नहीं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सारे एसेट्स को बेचना है और सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, जिसको हम बोलते हैं चुका देना है। ठीक है। तो अब एसेट आप कब बेचोगे? ठीक है। एसेट आप तब तो बेचोगे, अब बेचने के लिए, ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज चुकाने के लिए एसेट का बेचना जरूरी है। ऐसा सीक्वेंस समझो कि लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए एसेट्स का बिकना जरूरी है, क्योंकि पैसा आएगा। एसेट कब बिकेगा? जब वो क्लोज होके उतारा जाएगा। ठीक है। तो इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें 4-5 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, बेसिकली 4 हैं अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन इफ एनी, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जरा सा बातचीत कर लेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे। ठीक है। तो भाई मेरा डस्टर कहाँ गया? ये रहा। ठीक है। डस्टर के लिए मैं कपड़े से भी काम चला लेता हूँ। ठीक है। हाँ। तो आओ भैया, देखो सबसे पहले जरा सा तुम बेसिक डिफरेंस जानो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाए। पार्टनरशिप ही सिर्फ खत्म हो, बिजनेस ना खत्म हो। यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस अभी बचा हुआ है, बिजनेस रिमेन्स। ठीक है। बिजनेस अभी कंटिन्यू है, बिजनेस अभी एग्जिस्ट कर रहा है। मगर जब फर्म डिसॉल्व होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्लोजर ऑफ बिजनेस, धंधा बंद, बिजनेस बंद, टाटा बाय बाय, गुड बाय हो गया बिजनेस का। ठीक है। अब
डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, याद है तुमने अभी पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, ए बी सी पार्टनर हैं, रेशियो उनका रहा हो 3:2:1, इन्होंने डिसाइड किया हो कि यार अब हम 3:1 पे नहीं काम करेंगे, अब हम कुछ नया रेशियो ले आएंगे, ठीक है, लाइक हमने 2:1 ले लिया या हमने 1:1 ले लिया, तो ये भी क्या है, पार्टनरशिप सिर्फ डिसॉल्व हुई है, बिजनेस नहीं बंद हुआ। ठीक, ए बी सी पार्टनर रहे हों और इन्होंने कहा हो कि हमको डी मांगता है, ठीक है, ए बी सी प्लस डी मांगता है, नया पार्टनर आ जाएगा तो पुराने पार्टनर की जो एग्रीमेंट है, पुरानी पार्टनर्स के बीच की आपसी जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, ए बी सी डी अब हो गए, इन चार लोगों को मिला के कौन कौन हो गया, अब हो गए ए बी सी और डी। ठीक है, किसी कारणवश ए भैया क्या हो गए, रिटायर हो गए, या बी भैया की क्या हो गई, डेथ हो गई, या ए बी और डी ने मिलकर सी को निकाल दिया, जिसको एक्सपल्सन कहते हैं, हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या किस तरफ इशारा करती हैं, ये है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली। बिजनेस तो रहेगा ना, अरे भैया ए के चले जाने के बाद भी बी सी डी मिलकर तो चला लेंगे, डी के चले जाने के बाद भी ए बी सी तो चला लेंगे, मगर जब फर्म की बात आती है तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद, शटर डाउन। ठीक है, शट डाउन पोजीशन है ये बिजनेस की। ठीक है, तो हमको बातचीत अब करनी है, देखो तुमने चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया, टर्म 1 दे लिया, रिटायरमेंट पढ़ लिया, डेथ पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस बंद करने की भी नौबत आ जाए, इफ इन द केस, टाइम तो भी है, इफ इन द केस, तो हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बीच का अंतर क्या है, क्या बेसिस होता है। ठीक है, ये सारी चीजों पे हमको काम करना है और बातचीत करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो भैया हम इसको अब शुरू करने वाले हैं। ठीक, हाँ भाई, तो आ जाओ हम बातचीत कर लेते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके डिसॉल्व होने के क्या क्या मोड्स हैं, कितने तरह से वो डिसॉल्व होती है। तो बहुत सारे मोड्स हैं, बेसिकली तुमको दो जानने हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो तुम्हारे यहाँ दिया हुआ है। ठीक, पहला है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना माननीय न्यायालय के दखलंदाजी के, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, और दूसरा है, ठीक है, बाय द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट ऑर्डर दे तब, बाय द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। हम ये जानेंगे, इसमें ढेर सारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वेरियस सेक्शंस हैं, तो हम सबसे पहले बातचीत करेंगे कि विदाउट इंटरवेंशन। विदाउट इंटरवेंशन में क्या है, तो ये आ गया मेरा मार्कर पेन, तो जो उसमें सबसे पहला तुम्हारे यहाँ दोस्त देता है वो क्या होता है, ठीक है, वो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। ठीक, एक मिनट मैं आपकी बुक उठा लूं ताकि मुझे आपको इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा आसानी हो। तो जो सबसे पहला दिया हुआ है वो क्या दिया तुम्हारा दिया हुआ है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब पार्टनर म्यूचुअली तैयार हो जाए कि नहीं भैया चलो बहुत दिनों तक हम लोगों ने साथ काम कर लिया, बिजनेस बंद करते हैं। ठीक, तो भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन में लिखा हुआ है दोस्त, ये लिखा हुआ है तुम्हारा सेक्शन 40 में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ठीक है, तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है, जब आता है तुम्हारा कंपल्सरी, जब डिसॉल्व करना कंपल्सरी हो, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन की बात कहाँ बताई गई है, तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन जो है वो है दोस्त तुम्हारा सेक्शन 41 में। अब आओ तुम्हारी बुक में आगे उठाते हैं और कंपल्सरी डिसॉल्यूशन के क्या क्या फेजेस हैं, तो इसमें हम दो फेजेस पे हम बातचीत कर लेंगे अभी तत्काल प्रभाव से। पहले हम नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड मोड। ठीक है, विदाउट इंटरवेंशन में थर्ड फेज क्या है, तो जो विदाउट इंटरवेंशन में आपका थर्ड फेज बनता है वो है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब कोई घटना घट जाए। ठीक है, जब कोई बात बिगड़ जाए, उसी तरह ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के हो जाने पे। ठीक है, इसमें कौन सा सेक्शन दिया हुआ है दोस्त, इसमें तुम्हारा मुझे लग रहा है सेक्शन 42 होगा। जी हाँ, इसमें है सेक्शन 42। चलो भैया
कुछ तो सेक्शंस याद हैं, ठीक। किसी इवेंट के हैपनिंग होने पे इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और चौथा और आखिरी है, ठीक, वो है तुम्हारा बाय नोटिस, जब कोई नोटिस दे के जाए, बाय नोटिस। तो पहले हम इसी पे बातचीत कर लेते हैं। ये होना चाहिए सेक्शन 43। लेट मी चेक, ये सेक्शन 43 ही है ना जी? हाँ सर। आइए अब हम आपसे बातचीत करते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और बाय नोटिस। तो अब भैया मैं तुम्हारी बुक उठा लेता हूँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक मिनट, तुम्हारी बुक ऐसी जगह रख दूं जहां से मुझे विजिबिलिटी क्लियर रहे। चलो, तो जो तुम्हारा म्यूचुअल एग्रीमेंट की बातचीत देखो दोस्त कर रहा है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसॉल्यूशन। जब सब मिलकर तैयार हो जाए, एबीसीडी मिलकर सब तैयार हो, चलो छोड़ो यार बिजनेस बंद करते हैं, अब हम लोग दूसरा बिजनेस करेंगे, अलग अलग बिजनेस करेंगे। भाई हो सकता है ए बी में आपस में ना बन रही हो, ए सी में आपस में ना बन रही हो, बी सी में आपस में ना बन रही हो, ए डी में आपस में ना बन रही हो, ठीक है। तो उस दशा में हम क्या करते हैं, जब हम म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करें, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, जब डिसॉल्व करना कंपल्सरी हो जाता है, हालांकि उसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, मगर कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, कि नाउ यू हैव टू डिसॉल्व द फर्म। और उसमें क्या है, तो उसमें मेरे दोस्त जो सबसे पहले जो तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है, मेरे हाथ में डीके गोयल साहब की किताब है, ठीक है, और बाखुदा डीके गोयल साहब ने लिखा बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक। वैसे तो मैं सारी किताबों का भी बहुत सम्मान करता हूँ, टी एस ग्रेवाल साहब की किताब हो गई, एस टी शर्मा साहब की बुक हो गई, एनसीईआरटी में कंटेंट हर जगह बहुत बढ़िया है। फिलहाल मेरे पास जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वो डीके गोयल साहब का है। तो उसमें देखो दोस्त, उसमें क्या बता रहा है, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन के दो फेजेस बताया। पहला, व्हेनेवर और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। देखो ये लीगल लैंग्वेज है, लॉफुल भाषा है, कानूनी भाषा है। या तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या सारे के सारे किसी एक को छोड़ के दिवालिया हो जाए। मतलब, अब इसका मतलब मैं जब तक नहीं बताऊंगा मेरे दिल को चैन नहीं आएगा, ठीक। ए बी सी डी पार्टनर है, रेशियो कुछ भी रहा हो, मान लो 2:2:1:1, कह रहा है कि ए बी सी डी या तो चारों इंसॉल्वेंट हो जाएं, या इनमें से कोई भी तीन, ए बी सी या बी सी डी या ए सी डी, ठीक है, या ए बी डी, इनमें से कोई भी तीन इंसॉल्वेंट हो जाएं किसी एक को छोड़ के। यानी कि या तो चारों इंसॉल्वेंट हो जाएं, या तो किसी एक को छोड़ के सब हो जाएं, कोई एक सिर्फ बचा रह जाए जो इंसॉल्वेंट ना हो। ऐसी दशा में क्या होगा, जब कोई एक इंसॉल्वेंट नहीं होगा तो वो जो फेज आएगा उसमें भैया एक पार्टनर तो अकेले तो पार्टनरशिप चला नहीं सकता। तुम पूछोगे ना सर एक तो नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब है, मैं कहा भैया एक आदमी पार्टनरशिप चलाता है क्या, पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए यार, ठीक है। तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, बिजनेस बंद करो। भाई तुमको बहुत मन है बिजनेस करने का तो सोल प्रोप्राइटर खोल लो, ठीक है, तुम 1 पर्सन कंपनी खोल लो, कौन तुम्हारा हाथ रोका हुआ है, ठीक। दूसरा लिखा हुआ है इसमें कंपल्सरी डिसॉल्यूशन वाले में, ठीक है, कि जब बिजनेस क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए। हम 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप किए थे कि हम लोग फला काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, बहुत अच्छी बात, ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरकार ने ये कुछ चीजें परमिट की थी कि बेटे इन्हीं चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है। मेरे अंदर का धूर्त इंसान जागा और मैंने क्या किया, ठीक है, कि जो इलीगल चीजें हैं वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दी, ठीक। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब पुलिस पकड़ के जेल ले जाएगी चारों लोगों को, तो बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा ना, ठीक। हाँ, आ जाइए सर, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के, किसी घटना के घटने पे, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक ही सिर्फ इंसॉल्वेंट हो जाए और फिर भी हम लोगों का मन करे कि छोड़ो यार बिजनेस बंद करते हैं, तो भी कर सकते हो। दूसरा लिखा हुआ है किसी की डेथ पे, हालांकि डेथ पे दोनों केस पॉसिबल है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी पॉसिबल है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी। मान लो कि जो ए बी सी डी में से, ठीक है, सी महोदय मर गए, ठीक है। अब सी महोदय हमारे बड़े करीबी थे, हमें हुआ बड़ा दुख, हमने कहा कि सी मर गया, अब ये बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ और किया जाए, डिसॉल्व करो, खत्म करो ये बिजनेस। सी था तो इस बिजनेस में रौनक थी, सी नहीं है तो बिजनेस नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें, ठीक है। फिर है किसी ऑब्जेक्टिव के फुलफिल हो जाने पे, हमने मान लो कि ABCD ने मिलकर डिसाइड किया था कि फला काम जो है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, तो भी हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाय नोटिस। नोटिस में क्या खेल है कि, एक मिनट, नोटिस में क्या खेल है मेरे दोस्त, कि
भैया नोटिस दे दे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पार्टनर नोटिस दे दे, लिखा हुआ है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज एट विल। जब क्लास 11th में रहे होगे तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया गया होगा पार्टनरशिप एट विल, अपनी इच्छा से। पार्टनरशिप का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, पार्टनरशिप तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक विल पे चल रही है। विल मतलब अपनी विलिंगनेस, ठीक है। और इनमें से किसी एक पार्टनर की इच्छा हुई नहीं यार अब हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे, नाउ वी हैव टू बंद आवर बिजनेस, ठीक है। हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक। और वी हैव टू बंद, तो व्हेन वी हैव टू बंद देन वी हैव टू डिसॉल्व, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्त। चलो अब हम चलेंगे आगे की बातचीत करने बाय द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। हाँ भाई आ जाओ, कोर्ट के ऑर्डर्स की बातचीत कर लेते हैं। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट सब पूरा जो है वो सेक्शन 44 से चलता है। सेक्शन 44 में ही जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स के जितने भी वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं उसका जिक्र हुआ है। और देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की लैंग्वेज है, कोई अपने मन से कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है। तो चाहे आप कोई प्राइवेट बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सीधे उठा को जब सीए में जाओगे तब पढ़ लेना, चीजें यही मिलेंगी। लिखा हुआ है द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर। अब देखो जब कोर्ट की बात आएगी तो किसी न किसी को अप्लाई करना पड़ेगा कि माननीय न्यायालय जी, ऑनरेबल कोर्ट जी, हम चाह रहे हैं कि ये बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है। और उसके पीछे आपको कुछ दलील देनी पड़ेगी, वजहें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर ऑर्डर द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। और वो सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं। When a partner has become of unsound mind, जब कोई एक पार्टनर के अपने सोचने समझने की और तार्किक जो क्षमता है, इंटेलेक्ट जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। अनसाउंड माइंड वो हो जाए, ठीक है। यानी कि अब वो अपने लिए अपने सही डिसीजंस नहीं ले सकता है, इर्रेशनल डिसीजन जब वो ले, ठीक है। When a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable of performing his duties as a partner, इसका भी मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, चलो। When a partner ए बी सी डी आर पार्टनर, अब मान लो कि इनका कुछ भी रेशियो रहा होगा और ए अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट, मान लो ए ने फाइल किया, ए ने फाइल किया सूट, ए ने केस फाइल की, ए को छोड़ के बाकी के जो पार्टनर हैं बी सी डी, ये क्या हो जाएं, ये अपनी ड्यूटीज जो हैं, जो पार्टनर्स की जो ड्यूटीज होती हैं वो निभा ना पाए। बी सी और डी क्या हो जाएं, इनकेपेबल हो जाएं, इनकेपेबल फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। जब वो अपने ड्यूटीज को क्या कर पाए, परफॉर्म ना कर पाए, तो ए को क्या होगा, ए को अखरेगा, बुरा लगेगा, ए जाके केस फाइल करेगा। कोर्ट अगर मान गई तो कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि फर्म बंद करो। भाई कोर्ट ऐसे आंख बंद करके तो ऑर्डर नहीं देगी ना, कोर्ट को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर दे देगी और क्या हो जाएगा ये, ठीक है, फर्म बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, When a partner other than the partner filing a suit, देखो हर बात में एक लाइन लिखी हुई है, when a partner other than a partner filing a suit, यानी कि जो कोर्ट जा रहा है, जो अदालत के दरवाजे खटखटाएगा, उसका रेशनल होना बड़ा जरूरी है। वो उस तरह की गलती ना किया हो। मान लो कि बी सी और डी तो अगर इनकेपेबल हैं, मगर अगर ए भी इनकेपेबल है तो ए क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम तो आप तभी कर पाएंगे ना बी सी और डी के ऊपर जब आप केपेबल हो और बाकी इनकेपेबल हो, ठीक है। थर्ड लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप, ठीक है। आप किसी ऐसे चीज के दोषी पाए जाएं कि आपकी वजह से, बी सी डी की वजह से बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा था, तो ये तो भाई गद्दारी है। तो ऐसी दशा में ये कहेगा कि हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना, ठीक है, हम जा रहे हैं कोर्ट, कोर्ट को सेटिस्फाई हो गया, कोर्ट कहेगा बिजनेस बंद करो, ठीक है। फोर्थ केस, व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग अ सूट विलफुली, अपनी इच्छा से और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, आपने उस डीड के जो डीड है, जो एग्रीमेंट, आपने उस एग्रीमेंट को क्या किया, ब्रीच किया, तोड़ दिया, ठीक है। या तो जानबूझ के खुद की इच्छा से या किसी ऐसी वजह से कि आपको मालूम नहीं था मगर फिर भी उससे नुकसान तो हुआ है, ठीक है। When a partner other than the partner filing a suit has transferred the whole of his interest, अपने पूरे इंटरेस्ट को बी सी डी में से कोई भी एक आदमी उठा के डी जैसे अपने पूरे इंटरेस्ट को सी को ट्रांसफर कर दें या किसी बाहरी को ट्रांसफर कर दें तो भी ये गलत है, ठीक है। सिक्स्थ, when the court is satisfied that the firm cannot be carried, ठीक है। या तो ए बी सी डी चारों मिलकर कोर्ट को ये दलील दें कि सर हम बीते बहुत लंबे समय से लॉस में, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है,
हम इतना लॉस में आ चुके हैं कि अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम इस बिजनेस को आगे ले पाए, और कोर्ट मान जाए, आपकी बैलेंस शीट देखेगी, कोर्ट को लगेगा हाँ यार ये तो बर्बादी का कगार पे है, बिजनेस बंद करने का आदेश दे दे, ठीक है। या फिर आप कोई और ऐसा रीजन दें, जैसे होता है ना कि गिव मी अ गुड रीजन, तो माननीय जज साहब कहेंगे कि एक बढ़िया सा रीजन दे दो दोस्त, ठीक है, कि मैं ऑर्डर दे दूं कि तुम बिजनेस बंद करो, और आपके ऑर्डर से ऑनरेबल कोर्ट क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक। तो ऐसी सारी दशाओं में बिजनेस क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो जो बेसिकली थियरी पोर्शन है वो इसका ऑलमोस्ट डन है। हम अब चलेंगे अकाउंटिंग पे बिना समय नुकसान किए हुए। आओ, ठीक, तो चलो भैया हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। हाँ मेरे दोस्त आ जाओ। अब सेटलमेंट की बात करता है कि सेक्शन 48 क्या कहता है, सेटलमेंट कैसे होना है। तो सेक्शंस तो तुम्हें याद रखने ही है, साथ ही साथ आगे की बात कर लेते हैं सेटलमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ लॉस, भाई डिसॉल्यूशन का क्यों कर रहे हो, जब तुम लॉस में हो बेसिकली, या बिजनेस ढंग से चलने लायक नहीं है। तो सेटलमेंट की जो प्रक्रिया बताया हुआ है कि you have to settle first of all the amount of loss including the deficiency of capital shall be paid out of profit, next out of capital, and lastly if necessary will be realized from the partners in their profit sharing ratio। मतलब मैं हिंदी में बताता हूँ दोस्त कि मान लो कि आपको लॉस बिजनेस में नजर आ रहा है 10 लाख रुपए का, यू हैव टू पे, आपके ऊपर लाइबिलिटी कितने की है, 10 लाख की, ठीक है, यू हैव टू पे रुपी 10 लाख, ठीक। तो सबसे पहले आप इस 10 लाख को कहां से पे करोगे, द वेरी फर्स्ट इज फ्रॉम अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, ठीक है। अब आपने एसेट बेच के आपके पास 6 लाख रुपीज आ गए थे, आपने एसेट सोल्ड किया है और ये आ गए हैं, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अभी भी डिफिशियंसी कितने की है, 4 लाख की। इस डिफिशियंसी को आप कहां से पे करेंगे, इस डिफिशियंसी को आप पे करेंगे अपनी कैपिटल से। अब मान लो आप सारे पार्टनर्स की कैपिटल मिला के बनती है कितनी, 3 लाख, तो आप इस डिफिशियंसी को यहां से पे करेंगे, मगर अभी भी यू हैव टू पे रुपी 1 लाख ना, फ्रॉम कैपिटल। अब वो 1 लाख रुपए कहां से आएंगे, हाथ थोड़ी खड़े कर लोगे कि नहीं सर हम कहां से दें, अब तो कोर्ट ही देगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यू हैव टू पे। तो आप उस रुपी 1 लाख को, जो डिफरेंस अमाउंट 1 लाख रह गया है, आप इसको कहां से पे करोगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही लिखा हुआ है मेरे दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को मान लो कि सेल ऑफ एसेट से आया, ठीक है, एंड लास्टली इफ नेसेसरी नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल, अब जो भी कैपिटल का बैलेंस रहा हो, ठीक है, एंड लास्टली अगर उसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई तो यू हैव टू पे द डेफिसिट अमाउंट इन योर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट कह रहा है कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, अब जो पैसा एसेट बेच के आया है इसका ट्रीटमेंट की बात बताया है, और यही तुम्हारे जानने के लिए सबसे जरूरी है, ठीक है, कि व्हाट हैपन, ठीक, विद द अमाउंट विच रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। तो हम इस पे सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं। हाँ आजा दोस्त, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, मान लो कि आपने एसेट बेची और आपको उस एसेट्स को, सारी एसेट्स को बेच के आपने रियलाइज किया ₹10 लाख। बहुत इजी सा एग्जांपल हम लेके चलेंगे, ₹10 लाख आपने रियलाइज किया। तो ये जो पैसा आया है इसको क्या करोगे, अपने अपने घर लेके चले जाओगे, नहीं, आपको किस क्रोनोलॉजी में उसको लगाना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 यही होगा। सबसे पहले आप उस ₹10 लाख में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे करोगे, ठीक है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज जितने की भी हो। फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो है वो आपकी 6 लाख की हैं, तो आपने पे कर लिया। अब आपके पास कितना बचा, 4 लाख। अब लोन बाय पार्टनर यानी कि लाइबिलिटी की बात है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हो तो ये उसकी बात है।
तो लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया था तो अभी भी पैसा बचा हुआ है ना, नहीं बचा रहता तो बात ही खत्म हो जाती। बचा हुआ है तो उस लोन के अमाउंट को अब आप पे ऑफ करेंगे। मान लो कि किसी पार्टनर ने 150 का लोन दे दिया था, तो आप यहां से ये पे कर लिए। अब आपके पास इन हैंड कितना बचा, 250, ठीक है, 61750 चला गया 10 लाख में से, तो 250 बचा। अब कैपिटल के बैलेंस है, जो पार्टनर्स के कैपिटल के जो बैलेंस होते हैं बैलेंस शीट में, आप उसको पे करोगे। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल का बैलेंस मिला के 2 लाख रुपीज है, तो आप वो 2 लाख पे कर दो। अभी भी इन हैंड एसेट रियलाइज होने के बाद कितना बच रहा है, 50,000 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये क्या करोगे, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, अगर बचेगा तो, इफ एनी, अगर बचा तो आप उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इज दैट क्लियर? आ जाओ भाई। नेक्स्ट इज अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड ऑन डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन होता है तो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट विच इज बेसिकली नॉमिनल इन नेचर। रियलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, एसेट्स को सोल्ड करके क्या अमाउंट आया, रियलाइज हुआ, उससे लाइबिलिटीज को क्या पे करना है, कैसे पे करना है, इसका पूरा ट्रीटमेंट हम देखेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं सबसे पहले, ये इसका नेचर होता है नॉमिनल। नेक्स्ट इज पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन के दो हिसाब हैं, पार्टनर्स लोन गिवन होता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, पार्टनर्स लोन टेकन होता है बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्टनर्स लोन गिवन का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, टेकन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही रेयरेस्ट देखा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर्स लोन टेकन जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है, मगर फिर भी हम दोनों ही देखेंगे, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल, ये तो हम बनाना भूल ही नहीं सकते, ये तो हमें बनाना ही बनाना है, और ये बनाना चलता भी है, ये हमने पहले चैप्टर से सीखा हुआ है। और लास्ट होता है कैश और बैंक, ठीक है। याद रख लेना, तुमने पार्टनरशिप के जितने चैप्टर्स पढ़े सब में बैलेंस शीट थी, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं होगी। बैलेंस शीट तो तब बनाई जाती है ना जब बिजनेस फ्यूचर में चलने वाला हो, बिजनेस बंद हो रहा है, अब कौन सी बैलेंस शीट बनाओगे, किसके लिए बनाओगे, ठीक है। तो द लास्ट इज कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ठीक है, हाउ यू आर सो श्योर कि आपका क्वेश्चन सही है, वो उसकी बहुत ही गारंटी 100% गारंटीड तो नहीं है, मगर फिर भी एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट का डेबिट, ठीक है, समेशन डेबिट इज इक्वल टू समेशन क्रेडिट अपने आप हो जाए, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों अपने आप टैली कर जाएं बिना बैलेंस किए हुए, ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारा डिसोल्यूशन जो है वो, हमने जो भी सवाल लगाए हैं, जो भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, वो क्या है, सही है, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट बनते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स लोन गिवन एंड टेकन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक, ठीक है। चलो भाई, हाँ भाई आ जाओ। तो अब हम सबसे पहले बातचीत करेंगे किसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट के, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या है आपका दोस्त, नॉमिनल इन नेचर है। नॉमिनल होने की वजह से ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस, नॉमिनल का गोल्डन रूल जो होता है उसमें, नॉमिनल में बेसिकली क्या चीज आती है, ठीक है। नॉमिनल का गोल्डन रूल याद कर लो, तो नॉमिनल के गोल्डन रूल में क्या था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। अभी हम देखेंगे कि ये बात कैसे जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने आगे लिखा कि प्रॉफिट और लॉस ऑकर्स ड्यू टू रियलाइजेशन, ठीक है, विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। रियलाइजेशन करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस में, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल में, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, एसेट्स का क्लोजर। एसेट्स कैसे क्लोज होंगे, तो एसेट्स के क्लोजर में क्या एंट्री बनती है, एसेट्स के क्लोजर में मेरे दोस्त एंट्री बनती है रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि एसेट्स का जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा से क्या रहा है, डेबिट होना, ठीक है। तो अब क्लोज कैसे करोगे किसी भी एसेट को, अब क्लोजर तो तब होगा ना जब आप उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो, ठीक है। तो आपने एसेट्स को क्लोज करके आपने उसको खत्म कर दिया, ठीक। इसमें कुछ चीजें एक्सेप्शन में है, मैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्ट कैश बैलेंस, कैश के जो बैलेंसेस हैं वो, बैंक का जो बैलेंस है वो, ठीक है। प्रोविजंस अगर एसेट्स पे हैं तो
प्रोविजंस ऑन एसेट्स हैं तो, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस अगर है तो प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस है वो, ठीक है, और कैपिटल का जो बैलेंस है, कैपिटल बेसिकली कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर। अब कौन सा कैपिटल का बैलेंस, ये चीज जरा ध्यान दे लेना। तो कौन सा कैपिटल का बैलेंस आएगा दोस्त, तो इसमें आएगा कौन सा कैपिटल का बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैपिटल का कौन सा वाला बैलेंस लेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में वही तो आता है। पार्टनर्स का अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो वो तो बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटीज साइड में आएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। अच्छा, किस वैल्यू पे ये लिखा जाएगा, इसके लिखने का क्या होगा, एसेट्स किस वैल्यू पे उतारे जाएंगे, एट इट्स बुक वैल्यू। किस वैल्यू पे उतारे जाएंगे, अपने बुक वैल्यू पे, ठीक है। इसमें क्या चीजें छोड़नी है, कैश का बैलेंस छोड़ देना है, बैंक बैलेंस छोड़ देना है। अगर किसी भी एसेट्स पे प्रोविजंस हैं तो आप वो यही रियलाइजेशन के डेबिट में उतार रहे हो। प्रॉफिट या लॉस आ गया, बेसिकली प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में कहाँ होता है, लायबिलिटीज साइड, और कैपिटल का डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ एसेट की ये एंट्री हो गई। अब इसमें जो प्रोविजन है उसके बारे में हम तुरंत अभी बात कर लेते हैं कि प्रोविजन फिर कहाँ जाएगा, जो एसेट्स पे प्रोविजन है वो कहाँ जाएगा। तो प्रोविजंस की मैं यहाँ पे बात तुमको तुरंत बता दूं, ठीक है। व्हेन देयर इज प्रोविजन, व्हेन देयर इज प्रोविजन ऑन एसेट, जब किसी एसेट पे प्रोविजन होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, ठीक है। प्रोविजंस का बेसिकली नेचर क्या है, ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि प्रोविजंस जो होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटीज का नेचर ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो प्रोविजंस क्या हो जाना है तुम्हारे दोस्त, प्रोविजन किसी भी प्रकार का हो, जैसे मान लो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, या आपका प्रोविजन हो बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, या प्रोविजन हो आपका डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये सब बैलेंस शीट के एसेट में वहां पे लिखे होते हैं, उन पर्टिकुलर एसेट्स में से ये सब चीजें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। अब ये सारी चीजों को यहाँ पे डेबिट कर लोगे और क्रेडिट क्या कर लोगे, रियलाइजेशन को, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन आपने यहाँ पे एग्जाम्पशन में रखा वो उसकी एंट्री कहाँ बन गई, यहाँ बन गई, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, आ जाते हैं अब नेक्स्ट में, फॉर क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज दोस्त, आउटसाइडर लाइबिलिटी, या जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज कैसे क्लोज हो रही हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज का तो बेसिक नेचर तुम्हें मालूम है कि लाइबिलिटीज का बेसिक नेचर क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। तो जब वो क्लोजर की बारी आएगी, जब उनके बुक्स को बंद करने की बारी आएगी, तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी दोस्त, डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लोजर की एंट्री क्या बनेगी, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के नाम से, और किस वैल्यू पे, एट इट्स बुक वैल्यू। किस वैल्यू पे हो जाएगी दोस्त, वो अपने बुक वैल्यू पे हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, एसेट्स तुमने क्लोज कर लिए, लाइबिलिटीज तुमने क्लोज कर ली। अब नेक्स्ट क्या है, अब आप उन एसेट्स को बेचने जा रहे हो, ठीक है। नाउ योर थर्ड स्टेप इज, ठीक है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट से तुम्हें क्या रियलाइज होने वाला है, हम उसकी बातचीत अब करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसका कैप कहाँ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ठीक है, वो क्या होने वाला है दोस्त, वो होने वाला है कि अब आप एसेट से रियलाइज करने जा रहे हो, ठीक है। अब आप उस एसेट से पैसा रियलाइज करने जा रहे हो, तो उसमें क्या क्या केसेस होंगे। उसमें जो आपका पहला केस हो सकता है वो क्या हो सकता है, उसमें जो आपका पहला केस हो सकता है कि सोल्ड, ठीक है, इन कैश, जब वो एसेट कैश में बेचे जाए तो क्या एंट्री होगी। दूसरा आपका केस क्या हो सकता है, ठीक है, टेकन बाय पार्टनर, और तीसरा आपका केस क्या हो सकता है,
नथिंग, थोड़ा सा ज्यादा नीचे लिख रहा हूँ क्या, बोर्ड की विजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट रियलाइजेशन, कुछ कहा ही ना हो कि उस एसेट से कुछ रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। या चौथा केस क्या हो सकता है, ठीक है, एसेट सेटल्ड, स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं है, मैच कर लेना, एसेट सेटल्ड अगेंस्ट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये हम 4 केसेस बनते हैं रियलाइजेशन में। जब वो कैश में बेचा जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है, ठीक है, एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक डेबिट, ठीक है। टू एसेट, कैश या बैंक कैसे आ रहा है, किस चीज से आ रहा है, किस मार्फत आ रहा है, ठीक है, तो वो आ रहा है एसेट बेच के। तो बहुत मेरे तेज बच्चे क्या कर देते हैं ना एंट्री में, यहाँ पे लिख देते हैं कैश और बैंक डेबिट टू एसेट, एसेट को क्रेडिट कर दिया। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि सर एसेट बिक रहा है इसलिए। तो मैंने कहा भैया याद कर लो यार, क्लोजर की एंट्री में एसेट क्रेडिट कर चुके हो, एसेट खत्म कर चुके हो, फिर से एसेट को क्रेडिट करोगे क्या, कितनी बार क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त एंट्री बनती है टू रियलाइजेशन, और किस फिगर पे, फिगर क्या होता है, कौन सा फिगर लिखते हैं, बुक वैल्यू नहीं दोस्त, लिखते हैं रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। जब पार्टनर ले जा रहा है तो एंट्री क्या बन रही है, तो एंट्री बन जानी है, पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू एसेट, नहीं टू रियलाइजेशन। कितनी बार एसेट क्रेडिट करोगे, ज्यादा बार क्रेडिट कर दोगे तो पाप भी लग जाएगा, ठीक है। और कुंभ नहाने का अभी समय है नहीं, अभी समय है किस चीज का, पढ़ाई करने का। नथिंग इज स्पेसिफाइड तो नो एंट्री, इसका मतलब उस एसेट से कुछ रुपए मिले ही नहीं, वो तुम्हारा पूरा नुकसान हो गया, ठीक है। और अगर एसेट सेटल हो गया है लायबिलिटी से तो भी दोस्त नो एंट्री, ठीक है। सेटलमेंट कर लिए तो किस बात की उसकी एंट्री, कौन सी रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं सर, ठीक है। जल्दी लिखो इसको, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, अब आप एसेट बेच दिए, एसेट से आ गया पैसा, अब क्या करना है, अब हमको करना है भैया लाइबिलिटी को करना है पेमेंट, वेदर रिकॉर्डेड और नॉट। हाँ ये चीज मैंने एसेट में मैं लिखना भूल गया था, एसेट चाहे रिकॉर्ड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, अगर रियलाइज करने की बात कही है तो रियलाइज करने के जो 3-4 केसेस पढ़े थे उससे करेंगे, चाहे वो रिकॉर्ड किए गए रहे हो या ना रिकॉर्ड किए गए हो। अब तुम ये कहोगे सर हम पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर रियलाइज करेंगे, अरे भैया इतना समय कहाँ है, बिजनेस बंद कर रहे हो, डिवैल्यूएशन कर रहे हो, ठीक है, इतना ज्यादा समय ना लगाओ। तो लाइबिलिटीज में भी वही होता है, चाहे लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड हो या लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड रही हो, दोनों के केस में अगर बात आ गई है पेमेंट की तो हाँ दोस्त, तो आगे बढ़े, ठीक है। तो जब लाइबिलिटी को आप कैश में पे कर रहे हो तो आपकी एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। फिर अपना ज्यादा चतुर दिमाग मत लगाना और लाइबिलिटी को डेबिट मत कर देना, क्योंकि लाइबिलिटी तुम क्लोजर करते टाइम ऑलरेडी डेबिट कर चुके थे, ठीक है। तो उतना ही दिमाग लगाओ जितने की जरूरत हो, किस वैल्यू पे, एट इट्स, ठीक है, रियलाइज्ड वैल्यू यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा जाएगा, एट इट्स पेएबल वैल्यू, क्योंकि रियलाइज्ड वर्ड तो यूज होना है दोस्त एसेट में। एट इट्स पेएबल वैल्यू जो क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू है, जो कहा गया हो पे करने को। अगर पार्टनर ले रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बस कैश और बैंक की जगह क्या लग जाना है दोस्त, पार्टनर्स कैपिटल, द सेम फंडा, ठीक है, यही चीज। नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट पेमेंट, एसेट में था कि कुछ नहीं कहा हो तो हम नील मान लेते थे, यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ नहीं कहा है तो आंख बंद कर लिया, हाँ हो गया बस नील मान लो, सब देना पड़ेगा। और इसमें कौन सा फंडा लगेगा, फंडा नंबर 1, यानी एंट्री क्या बनेगी, अगर कुछ नहीं कहा हो तो एंट्री क्या बनेगी दोस्त, तो फंडा नंबर 1 की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। और वही किस पे, अपनी पेएबल वैल्यू पे, ठीक है। और अगर वो कोई भी लाइबिलिटी जो है वो एसेट के अगेंस्ट सेटल है तो उसमें, उस केस में अभी पीछे तो पढ़ के आए हो, अरे भैया एसेट लाइबिलिटी से सेटल हो या लाइबिलिटी एसेट से सेटल हो, सेटलमेंट तो आपस में ही हो रहा है ना, ठीक है। तो नो एंट्री, इज दैट क्लियर ब्रो? चलो इसको लिखो, खत्म करो, बढ़ेंगे आगे। एक चीज और जाननी है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना उसके बाद सीखेंगे। अभी हम एक्सपेंसेस देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे और रियलाइजेशन को आज पूरी तरह से हम खत्म करेंगे। जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हाँ भाई आ जाओ। आखिरी जो मैंने बातचीत की थी, हालांकि आखिरी नहीं है, ये है सेकंड लास्ट, मगर फिर भी देखो, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेमेंट की बारी आ गई है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन क्या है, ये बेसिकली डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन एक आपका लीगल प्रोसेस है, या तो आपके खुद के विलफुली हो रहा हो, ठीक है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की, या तो कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है। तो कोई एक ऐसा होगा ना जो डिसोल्यूशन का पूरा वर्क देख रहा होगा, ठीक है, जिसको हमने सौंपा होगा कि भाई तुम एक काम करो कि तुम सारे एसेट्स को बेच के उससे पैसा निकालो, सारी लाइबिलिटीज को पे करो और खत्म करो ये बात, ठीक है। तो इसमें 4 केसेस हैं बेसिकली, ठीक है। और रियलाइजेशन का काम कौन कर सकता है, या तो फर्म कर सकती है या तो पार्टनर कर सकता है, या तो हम सब एक दूसरे के बिहाफ पे कर सकते हैं, या कोई एक सबके बिहाफ पे कर सकता है। तो इसमें केस देखो मैंने बहुत क्लियर लिख दिया है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और एक ये क्वेश्चन इससे आना जरूर है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब मैंने बहुत क्लियर और बहुत एकदम समराइज्ड वे लिखा हुआ है, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय फर्म बट टू बी बियर बाय फर्म, यानी कि पे भी फर्म कर रही हो और बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बियर भी फर्म ही कर रही हो, ठीक है। तो अल्टीमेट खर्च किसका है, फर्म का है। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है, क्योंकि फर्म से अल्टीमेटली क्या हो रहा है दोस्त, पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंस है, रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल होने की वजह से ये डेबिट होगा। दूसरा केस, व्हेन expenses of realization are paid by partner but to be bear by firm, पे कर रहा हो पार्टनर मगर उसका अल्टीमेट खर्च कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी, ठीक है। तो पे कौन किया, पार्टनर ने पे किया, पार्टनर के ऊपर एक लाइबिलिटी बढ़ गई, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश या बैंक की जगह क्या एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये पैसा जब हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे होंगे तब उस समय हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में से हम एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। व्हेन expenses of realization are to be paid by firm but to be bear by partner, जब पार्टनर को कहा गया हो कि नहीं दोस्त इसे तो तुम्हें ही देना है, ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है, पार्टनर अपने, पार्टनर को कहा गया है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, अपने से कम हो जाएगी, पार्टनर देगा, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको देख लेना, यही 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन are to be paid by partner and to be bear by partner itself, no entry, अपनी जेब से देने की कोई एंट्री नहीं होती है, जेब में से निकला उसकी एंट्री कुछ नहीं होगी दोस्त, ठीक है। तो चलो पहला केस क्या है, when to be paid by firm bear by firm, when to be paid by partner bear by firm, when to be paid by firm bear by partner and when to be paid by partner bear by partner, ये 4 एंट्री है। चौथे केस में कोई एंट्री नहीं होती है, बस इस 4 के अलावा 5वां कोई केस नहीं है, ठीक है। कभी कभार क्या करता है कि केस नंबर 1 और 3 मिला के एक केस बना देगा, केस नंबर 1 और 2 मिला के एक केस बना देगा, केस नंबर 2 और 3 मिला के एक केस बना देगा, 2 और 4 मिला के एक केस बना देगा, 1 और 4 मिला के एक केस बना देगा, ठीक है। तो अगर तुम ये बेसिक 4 केसेस जान गए हो तो इससे मिला के कोई भी केस बनाए, ठीक है, तुम उसको एडजस्ट कर लोगे, लीजर बनाने वाले स्टूडेंट हो। तो मेरे दोस्त जल्दी से इसको नोट करो, हम बढ़ेंगे आगे जल्दी। बिल्कुल हम एकदम अपने आखिरी चरण पे आ गए हैं भैया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्लोजर की बात, ठीक है। क्लोजर क्या है भैया, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कैसे क्लोज होता है, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेने से। अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो क्या एंट्री होगी, और लॉस शो कर रहा है तो क्या एंट्री होगी। प्रॉफिट शो करने कैसे तुम्हें पता चलेगा, पहले तो एंट्री तो हम बाद में कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा, चल पहले आओ एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी इसकी,
प्रॉफिट की एंट्री, अच्छा दोनों में से एक ही होता है, ये मत दिमाग लगा देना कि नहीं दोनों एक साथ होगा। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट, किस रेशियो में, ठीक, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो, अरे एक ही तो रेशियो होता है जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अगर लॉस है तो एंट्री क्या बननी है, लॉस के केस में एंट्री बननी है पार्टनर्स कैपिटल और करंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। किस रेशियो में भैया, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो, एक ही तो रेशियो है, तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जरा सा हम तत्काल प्रभाव से ये जानेंगे कि कैसे पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब मैं प्रॉफिट वाली बात बताता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट तुमको तब पता चलता है, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लें। प्रॉफिट आपको तब पता चल रहा है मेरे दोस्त, व्हेन समेशन क्रेडिट इज ग्रेटर देन समेशन डेबिट हो, ठीक है। तो वो फेज क्या होता है, प्रॉफिट का जो डिफरेंस फिगर होता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। और लॉस कब पता चलता है, लॉस पता चलता है आपको व्हेन समेशन डेबिट इज ग्रेटर देन समेशन क्रेडिट हो, ठीक है। जो समेशन है, जो टोटल जोड़ है रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के सारे जो जर्नल एंट्रीज थी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब हमको मैं तुरंत अभी बना के दिखा रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर, ठीक है। तो हम इसके बाद लेजर देख लेंगे, मगर मुझे लग रहा है कि अब हमें हो गया है काफी लेट, तो अगले वीडियो में, ठीक है, हम सीधे सारा का सारा लेजर ट्रीटमेंट हम देख लेंगे, ठीक। हाँ भाई, आगे के मुद्दे पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने ये सोचा कि 4-5 एंट्री और बाकी है, तो अगले वीडियो में जर्नल एंट्रीज पढ़ने से बढ़िया है सीधे हम लेजर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कष्टकारी इंसान हूँ मैं, पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, मगर परेशान नहीं होना, ठीक है। पार्टनर्स लोन की एंट्री क्या होती है, तो पार्टनर्स लोन की एंट्री देखो, दो उसमें फेजेस बनेंगे। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, गिवन, इफ इन द केस पार्टनर्स लोन इज गिवन, तो एंट्री बनेगी, कुछ नहीं करना है, पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर को लोन का पैसा दे के खत्म करो, बहुत सिंपल सी बात है। पार्टनर्स लोन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो गिवन था, तो वो पहले लाइबिलिटी थी, तो पहले क्रेडिट था, अब खत्म होगा तो आप उसको डेबिट करोगे टू कैश या बैंक। मगर अगर पार्टनर ने लोन लिया हुआ है, अगर टेकन है, इफ द लोन टेकन बाय पार्टनर, तो आप पार्टनर से पैसा लेते नहीं है, ये नहीं, जैसे पार्टनर ने लोन दिया था तो आप उसको पैसा देके खत्म किए, तो लोन लिया था तो हम सब बहुत सिंपल है, ले लेंगे, अरे नहीं लेंगे भाई, आप उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन, ठीक है। ये होता है, ये दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है। इन दोनों को जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अब हमारे पास आखिरी बचा हुआ है, मैं बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल का सेटलमेंट पे हम आ जाते हैं। तो अगर मान लो कि भैया रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, बेसिकली इसको प्रॉफिट कहते हैं, तो वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और ऐसे केस में पार्टनर्स ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, ये सारी चीजें क्या हो जाती थी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस हो, चाहे प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस हो, या रिजर्व हो, ये सब पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाती थी, ट्रांसफर हो जाती थी, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक। अब अगर रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो अगर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगी। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। अब हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट के। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को सेटल करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन या व्हेन हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं ऑन फाइनल सेटलमेंट, जब फाइनल सेटलमेंट की बारी आ रही है पार्टनर्स कैपिटल की, तो दो ही केस बन सकता है, जो दो सबसे पॉसिबल केस है, ठीक है। और जो तुम्हारा पहला पॉसिबल केस है वो ये है, ठीक है, ठीक।
कि फाइनल सेटलमेंट के बाद हमने चेक किया कि हमें पार्टनर को पैसा देना है, डेबिट और क्रेडिट को डिफरेंशिएट किया, पता चला कि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, पार्टनर को हम पैसा पे करते हैं, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट में या तो पार्टनर को दिया जाएगा और या, ठीक है, उनसे ब्रॉट इन मंगाया जाएगा, ब्रॉट इन बाय पार्टनर। अच्छा ये कैसे तुम जान रहे हो, ठीक है, तो ये भी मैं बता दूं, पार्टनर को पे तब किया जाएगा जब समेशन क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल का समेशन क्रेडिट इज ग्रेटर देन हो क्या, समेशन डेबिट से, तब तुम क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है। और ब्रॉट इन कब होता है, ब्रॉट इन होता है जब आपका समेशन डेबिट इज ग्रेटर देन समेशन, स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन समेशन, ठीक है, डेबिट इज ग्रेटर देन हो जाए समेशन क्रेडिट से, तब आप पार्टनर से पैसा मंगाते हो, उस डेफिसिट अमाउंट को आप मंगाते हो, जो भी डेफिसिट आ रहा है। तो जब पे करेंगे तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है पार्टनर को भाई, तब पार्टनर को पेमेंट की एंट्री होती है, यहां पे मैं बाउंड्री बना दूं, ठीक, तब पार्टनर को जो पेमेंट की एंट्री बनती है वो बनने वाली है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश और बैंक, और जब पार्टनर ले आता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश और बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये बनती है। और बस इससे ज्यादा एक भी जर्नल अब डिसॉल्यूशन में बाकी नहीं है, और न ही इससे ज्यादा एक भी जर्नल एंट्री अब बननी है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज आज हमने देखी बस यही सफिशियंट है, ठीक। अब इन जर्नल से लेजर में बना के तुमको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, और डिसॉल्यूशन हम खत्म करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं तुमको सीबीएसई के एग्जाम के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो फोकस्ड है वो क्या हो रहा है, जर्नल एंट्रीज पे। लेजर बनाना, लेजर पढ़ना, लेजर सीखना, ये सब पुरानी बातें हो गई, ठीक है। अब जो सीबीएसई सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रही है, सिर्फ बच्चों से क्या पूछने में, जर्नल एंट्रीज पूछने में, ठीक है। तो सारे जर्नल सारे तरीके से एक्सप्लेन करके, ठीक है, लोन गिवन, लोन टेकन, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्लोजर, ठीक है, एसेट्स का क्लोजर, लायबिलिटीज का क्लोजर, प्रोविजंस का क्लोजर, फिर एसेट्स को बेचना, बेचने से उसको रियलाइज करना, ठीक है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, जिनको कहा गया है नहीं कहा गया, ये सारी चीजें, सारा ये सारी चीजें आपके इस वीडियो में पूरी तरह से प्रॉपर हैं। इस वीडियो को देखो, इसका नोट्स तैयार करो, बहुत बढ़िया से इसका नोट्स तैयार करो। बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो, ठीक है, इसके पूरे हम लेजर अकाउंट के सारे ट्रीटमेंट की हम देखेंगे, और उसके बाद हम रिजोल्यूशन खत्म करके, और हम हमारा जो भी अगला टारगेट होगा हम उसमें हम शुरू करेंगे क्या चीज, उसमें हम या तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या तो बच्चों की डिमांड है कि सर कैश फ्लो, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से हम कोई भी एक चीज शुरू करेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की क्लासेस ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी शुरू होंगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब आप सभी लोग बिल्कुल आराम करो, मजे करो, सो जाओ। और अभी तक जिन भी बच्चों ने भाई अभी तक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को पढ़ाओ। टर्म 2 के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसका बेनिफिट मिले। और यही मेरा इंस्पिरेशन है कि जितना भी मेरे पास अच्छे बच्चे आएंगे, जितना मेरा, ठीक है, ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना लोग इसको मुझे मोटिवेट करेंगे, उतना ही मैं ज़्यादा और बढ़िया करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारी आपकी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का दिन शुभ हो।